शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फीमेल, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह। हमने लास्ट वीडियोस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वगैरह वगैरह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेसिकली ये हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, बर्थ कि कैसे एक डेवलपमेंट के बाद बेबी की बर्थ होती है, उसमें कौन से चेंजेस आते हैं उनको, देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। ये हमारे लेक्चर 4 के कंटेंट्स हैं कि लेक्चर 4 में हमने किन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ एक डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं एक फीमेल की बॉडी में, ये दो पेयर की फॉर्म में एक पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होता है। जबकि फिर हमारे पास ये ओवरीज से बनेगा ओवम, और ओवम ने मूव करना है इन ओवरीज से ओविडक्ट में। तो दिस इज ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है और ये ओविडक्ट है। फिर ओविडक्ट के बाद जहां पे बेसिकली ये प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो ओविडक्ट के बाद बॉडी ऑफ यूट्रस है हमारे पास। बॉडी ऑफ यूट्रस में देखेंगे, ये हमारे पास यूट्रस का पोर्शन है। इस यूट्रस में बेसिकली डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। फिर ये हमारे पास यूट्रस, और यूट्रस की ओपनिंग जो है वो सर्विक्स है। सर्विक्स से आगे हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो वेजाइनल पार्ट है। ठीक है, तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन में ये तमाम स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। ओवरीज में ओवम की फॉर्मेशन होगी, जबकि ओवरीज में ओवम फॉर्मेशन के बाद ये यूट्रस तक पहुंचेगा और डेवलपमेंट ऑफ फीटस होगी। और यहाँ पे वेजाइना है, तो वेजाइना स्पर्म इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिसीव करने के लिए, सेमन रिसीव करने के लिए यूज होती है। फिर वेजाइना से ओपनिंग ऑफ यूट्रस है सर्विक्स, उसके जरिए सेमन जो है स्पर्म्स मूव करेंगे यूट्रस और ओविडक्ट में और फर्टिलाइजेशन होगी। तो बेसिकली ये हमारे पास इसके यहाँ पे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स के। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली oogenesis कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ oocyte। oocyte की फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास oogenesis कहलाती है, और इसकी दो स्टेजेस हैं। जैसे प्राइमरी oocyte बनेगा ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के साथ। अब यहाँ मियोसिस 1 में बेसिकली हमारे पास oogoनियम है, और मियोसिस 1 में जो फेजेस हैं वो आप लोग 21st चैप्टर में भी पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ मियोसिस 1, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 है। और उनके दरमियान प्रोफेज जो है लेंथी फेज है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं उसकी, तो वो यहाँ पे होंगी। और ये चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में बेसिकली अब होगी मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होगी तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास इसके नतीजे में ये एक तो सेकेंडरी oocyte जब बनता है उसके साथ पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर हमारे पास ये मियोसिस 2 में चला जाएगा, फिर ये सेकेंडरी oocyte में साथ साथ oocyte डेवलपमेंट, और नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि सेकंड पोलर बॉडी। फिर यहाँ पे पोलर बॉडीज है और एक ओवम की डेवलपमेंट। फाइनली जो मियोसिस 2 के रिजल्ट में हमारे पास एग सेल बन जाता है। तो ये oogenesis कहलाती है। इसकी डिटेल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि बुक में इतना एक्सप्लेन है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज एक्सप्लेन करना है। तो मियोसिस 2 में बेसिकली फाइनली एग सेल होता है और पोलर बॉडीज होती है। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस oogenesis कहलाता है, ओवम की फॉर्मेशन के लिए या एग फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे हमने चूंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है और इसमें ओवरीज का बड़ा अहम किरदार है। ओवरीज में ओवम की
डेवलपमेंट होनी है। तो यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, ओवरीज में मौजूद है, और ओवरीज का काम है बेसिकली के ओवम की फॉर्मेशन। अब हम एग बनने के अमल को, इस ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ओवरीज में ये स्ट्रक्चर्स है कि सबसे पहले जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेंगे, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे ओवरीज पे आके इफेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएंगे। हमारे पास डिफरेंट फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उन फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो डेवलप होता है, बाकी के ब्रेक हो जाते हैं। वो फॉलिकल्स जो ब्रेक हो जाएंगे उस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं, और जो फॉलिकल डेवलप्ड होंगे उनको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। यानी अब ये हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो रहे हैं, इनमें चेंजेस आ रहे हैं और इनमें एक oocyte की डेवलपमेंट हो रही, जो हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था। अब ये हमारे पास फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, इन पे इफेक्ट्स हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ओवम डेवलप हो रहा है और यहाँ पे ये देखिए आपको फॉलिकुलर फ्लूइड नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये डेवलप होता है, यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाती है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग हार्मोनल चेंजेस को डिस्कस करेंगे, और हार्मोनल चेंजेस को डिस्कस करने के साथ साथ फिर हम इसके चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हम डिस्कस करेंगे और उस साइकिल में हम हार्मोनल चेंजेस को डिस्कस करेंगे इसी डायग्राम के साथ। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होती है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक जो ब्लैक राउंड सर्कल है इसका, वो हमारे पास जोना पैरोसिडा है। फिर यहाँ पे ये देखिए जो इसका पेरिफेरल पोर्शन है वो कोरोना रेडिएटा है, और ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, इसकी डेवलपमेंट आगे होनी है। ये जो हमें यहाँ पे हमने इसको ग्रीन शो किया है, लेकिन बेसिकली ये येलो कलर का होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का भी अहम रोल है यहाँ पे, इसने बेसिकली हार्मोन्स को बनाना है। वो हार्मोन्स जो बनाएगा हम रिप्रोडक्टिव साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहां पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, जहां पे कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है। देन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एग होती है, और एग की फॉर्मेशन साइक्लिक एक्टिविटी है, और ये साइक्लिक एक्टिविटी 28 डेज में मुकम्मल होती है ह्यूमंस में। अब ये ह्यूमंस में जो 28 डेज में होगी उसको हम एक रिपीटेडली साइकिल होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगी पहले ओवम की, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती वो ओवम ब्रेक होगा और रिपीटेडली इन सम डेज वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा, तो फिर उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स से रेगुलेटेड होता है, तो फिर इट इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात की फॉलिकल्स पे, कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए FSH हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो हार्मोन इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएगा। फिर इस तरह ये रेगुलेशन हार्मोन्स की जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो बेसिक पार्ट होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं जहां पे इसकी डेवलपमेंट होती है, जहां पे ये प्रोसेस होता है। बेसिकली एक ओवेरियन साइकिल है जो ओवरीज में होगा, यहाँ ओवरी में होगा। दूसरा यूट्राइन साइकिल है जो यूट्रस में होगा, जैसे ये पार्ट है हमारे पास। तो ओवेरियन साइकिल ओवरीज में होगा और यूट्राइन साइकिल यूट्रस में होगा। तो ये हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव साइकिल था। इसमें हार्मोनल चेंजेस को और बॉडी में फिजिकल चेंजेस को हमने एक पैराग्राफ की मदद से, एक स्केच की मदद से समझना है, और रिप्रोडक्टिव साइकिल को, और फिर हमने बर्थ को डिस्कस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज।
ठोकर कैंपस। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं कि हम इसी वीडियो में पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो ये एक हमारे पास कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें डाउनवर्ड हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल के बॉडी में यूट्रस में होने वाले चेंजेस को डिस्कस करेंगे इस ग्राफ में, जबकि ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉलिकल्स और फॉलिकल्स से बनने वाले एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम को, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म्स में लिखे हुए हैं पॉइंट्स जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि मैं एक नॉर्मल इसको मैनेज कर सकूँ। आप लोगों ने जब बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करना है तो आप लोग इसको बकायदा हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको बकायदा आप एक्सप्लेन करेंगे, इसके फंक्शंस को मैंने शॉर्ट पे लिखा है, आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर एफएसएच के बाद आप लोग एस्ट्रोजन के बारे में बताएंगे तो वो पूरा एलेबोरेट करेंगे। तो हर चीज़ को आपने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेनोपॉज का जस्ट वर्ड लिखा है लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह फॉलिकल्स के बारे में बात करनी है तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि फॉलिकल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और जो डेवलप होती है उसको बताएंगे। तो आप लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए ये बात मैं पहले बता रहा हूँ। जब बोर्ड में आप बाकायदा तौर पे लिखेंगे तो आप इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास फेजेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की। इन फेजेस को हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है और सिक्रीटरी फेज है। सिक्रीटरी फेज के बाद दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो फर्टिलाइजेशन होगी और आगे बर्थ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट होगी और उसके बाद बर्थ होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज इट एक्सप्लेन इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द नेम। तो बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पे अफेक्ट करता है। अब ये फॉलिकल्स पे इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बुक में वर्ड बताया हुआ है एक फॉलिकल एट्रेसिया का। बच्चों हमारे पास फॉलिकल्स एक से ज्यादा बनते हैं, उन फॉलिकल्स में से ज्यादातर फॉलिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं। जबकि उनमें से एक फॉलिकल डेवलप होता है और आपकी बुक में नेम नहीं है, उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो जो टूट जाएंगे वो फॉलिकल एट्रेसिया कहलाएंगे। अब बच्चों एफएसएच एक तरफ तो फॉलिकल्स को डेवलप करवा रहा है क्योंकि फॉलिकल में ओवम डेवलप होता है, फिर दूसरी तरफ ये स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को। एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि ये अफेक्ट करती है एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम बेसिकली इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस है जो हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। तो यूट्रस की इंटरनल वॉल है एंडोमेट्रियम, उस पे इफेक्ट करता है, उसे विस्कुलराइज करेगा, उसे डेवलप करवाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। अब इसने दूसरी तरफ एफएसएच जो है बेसिकली जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो वो एस्ट्रोजन का हाई लेवल इनहिबिट करेगा एफएसएच को, एफएसएच को वो इनहिबिट करेगा और दूसरा उसका इफेक्ट है एंडोमेट्रियम पे। अब लो लेवल ऑफ एसएच यानी डिक्रीज ऑफ एफएसएच और इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज ऑफ एफएसएच और इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉज करता है रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन करेगा, रिलीज ऑफ ओवम करेगा फ्रॉम
ओवरी। अब ओवरी से इंड्यूस करवाएगा ओव्यूलेशन, यानी इसका मतलब है ओवम को रिलीज करवाएगा। यहाँ पे देखें ये रिलीज करवा रहा है ओवम को, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। अब अगर जैसे ही फॉलिकल्स मतलब डेवलप हो जाते हैं, तो फॉलिकल्स से एग रिलीज होने के बाद जब LH इफेक्ट करता है, एग रिलीज हो जाता है, तो उस फॉलिकल्स की चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। यहाँ देखिए अब ये स्ट्रक्चर रिलीज हो गया इससे ओवम, अब ये फॉलिकल चेंज हो गया कार्पस ल्यूटियम में। ये बेसिकली येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, और कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन है कि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। कार्पस ल्यूटियम ग्लैंडुलर फंक्शन है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन भी वॉल ऑफ यूट्रस पे इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर बच्चों फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसको मेंटेन करवाता है। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। जब कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसकी वॉल्स ऑफ यूट्रस ब्रेक होना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ देखिए कि ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉप चेंज आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली 28 डेज का होगा। ये हमारे पास टोटल 28 डेज का होगा, और इसमें फिर हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट फेजेस में। जैसे कि एक मेंस्ट्रुएशन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वॉल्स यहाँ देखें इस लेवल से डाउन आना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, तो ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। अब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और 3 to 7 डेज तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 डेज तक मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेटिव फेज है। प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 8 से 14 डेज तक रहती है। मेंस्ट्रुएशन के बाद 8th डेज से 14th डे तक प्रोलिफरेटिव फेज है। अब यहाँ पे एक तरफ यूट्रस ऑफ वॉल्स डेवलप हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। जब 14 डेज होता है, फॉलिकल से रिलीज ऑफ ओवम हो जाता है। अब आप देखें कि यूट्रस की वॉल्स फुली डेवलप्ड है, और इसके लिए इट इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। अब रिलीज ऑफ ओवम हो जाएगी, अब ये अपनी पीक पे है, और दूसरी तरफ यहाँ पे फॉलिकल चेंज हो जाएगा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, कार्पस ल्यूटियम में। अब यहाँ देखें कि वॉल्स काफी अपनी पीक पे हैं। अब ये सिक्रीटरी फेज है, 15 से 28 डेज तक सिक्रीटरी फेज है हमारे पास। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बन रहा है कार्पस ल्यूटियम से, और 28 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसके बाद फिर ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्स होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ जो एग है वो हो जाएगी। तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये ब्लीडिंग की फॉर्म में, पस की फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाती है थ्रू वेजाइना। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे स्ट्रेस की कंडीशन है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, या हार्ड एक्सरसाइज है। इन कंडीशंस में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस रुक जाता है, ओवुलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? मेंस्ट्रुएशन का पॉज है, स्लो खत्म होना इसका या कम होना है। तो इनकी कंडीशंस भी मैंने आपको बताई हैं कि मेनोपॉज बेसिकली स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। अब ये यूजुअली 42 इयर्स की एज के बाद फीमेल्स में ये वैसे होता है, लेकिन उससे पहले स्ट्रेस कंडीशंस में, हार्ड एक्सरसाइज की वजह से, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से, इस तरह की कंडीशंस जो पेश आती हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल।